नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात करने जा रहे हैं जून माह 2025 के राष्ट्रीय करंट अफेयर की कुछ एमसीक्यूज की बात करेंगे हम इस क्लास के अंतर्गत। और आपके पटवारी एग्ज़ाम होने के बाद में अब जो है आगे फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम है, और फोर्थ ग्रेड के बाद में आपका कौन सा वीडियो एग्ज़ाम है, और जितने भी और भी एग्ज़ाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर लगभग जो सभी एग्जाम्स के अंदर है, तो इसके अंदर हम राष्ट्रीय और इंटरनेशनल की भी बात करेंगे। कुछ पर्सन इंटरनेशनल के हैं, जैसे यदि बात करें फोर्थ ग्रेड की, तो फोर्थ ग्रेड के अंदर क्या इंटरनेशनल करंट अफेयर है नहीं, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनको आपको जो है स्किप करना है या उनको याद नहीं करना है। और वीडियो के अंदर बात करें तो उसके अंदर इंटरनेशनल भी है और नेशनल भी है, तो उनके लिए क्या है, ये आपकी पूरी क्लास भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो किस महान व्यक्ति की आपके जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये दिवस है वो आपके काफी महत्वपूर्ण दिवस है भाई। ये आपके किस जो महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है, तो ये आपके प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो सी इसका सेंसर हो जाएगा भाई। ये आपके क्या प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है महान व्यक्ति है, इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यानी भारत में हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो मनाया जाता है, और ये हर साल प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो सांख्यिकी और आर्थिक क्षेत्र में अग्रणी है भाई। ठीक है, इस वर्ष को सांख्यिकी दिवस का विषय, इस वर्ष का 2025 का विषय क्या था, आपके राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष इस वर्ष का जो है विषय था। और इन्होंने क्या है, लक्ष्य साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और आपके शासन का समर्थन करने वाली विश्वसनीय समय पर सांख्यिकी डेटा प्रदान करने में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में अहम योगदान को दर्शाता है। आपको याद क्या रखना है, याद यही रखना है कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जो है जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और इस वर्ष की थीम आपके राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष है वो थी। उसके बाद में बात करें आईसीसी टेस्ट क्रिकेट में धीमी ओवर गति से निपटने के लिए कौन सा नया नियम है वो लागू किया गया है, तो आपके कौन है भाई, स्टॉप क्लॉक है वो आपका नया नियम लागू किया गया है। और उसके बाद में देखो आप आईसीसी में धीमी ओवर के लिए आपके जो है स्टॉप क्लॉक लागू किया गया। 2025 से 27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के चक्कर खेलने की परिस्थितियों के अनुसार अगर जानबूझकर पूरा रन नहीं लिया जाता तो ये फैसला फील्डिंग करने वाली टीम करेगी कि कौन सा बल्लेबाज है वो गेंदबाज का सामना करेगा। ये क्या है, ये स्टॉप क्लॉक है वो आपका। स्टॉप क्लॉक क्या होता है, ये यहाँ पर लागू करेंगे कि यदि कोई जानबूझ करके है वो आपके क्या है, जानबूझ करके रन पूरा नहीं करते हैं, तो फील्डिंग करने वाली टीम ये तय करेगी कि कौन सा जो बल्लेबाज है वो गेंदबाज का सामना करेगा भाई। ये स्टॉप क्लॉक है। उसके बाद में देखो यूएस ओपन 2025 जीतकर आपकी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आपके खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यहाँ पर जो है आपके पहले भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी बने हैं। कौन बने हैं, आयुष शेट्टी है वो आपके पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। यानी बात करें हम कि बैडमिंटन में जो है आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन 2025 जीतकर इस सीजन में विश्व बैडमिंटन संघ बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बनकर के क्या है, इतिहास रच दिया है आयुष शेट्टी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यूएस ओपन 2025 याद ही रख लेना भाई। यूएस ओपन 2025 किसने जीता है बैडमिंटन के अंदर, आयुष शेट्टी ने जीता है। और इन्होंने विश्व बैडमिंटन संघ बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय ये बन गए भाई। इन्होंने फाइनल के अंदर जो कनाडा के ब्रायन यांग को आपके 21-18 21-13 से हराया था। सटीकता के साथ खेलते हुए आयुष शेट्टी ने मैच पर दबदबा बनाए रखा। और आपके चलो यहाँ पर जो है आपके इस प्रतियोगिता में महिला एकल में तन्वी शर्मा फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज नहीं कर सकी है भाई। ये जो है आपके शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बेविन झांग के खिलाफ 3 गेम के कड़े मुकाबले में 11-21, 21-16 और 10-21 से हार गई। यानी पुरुष एकल के अंदर आयुष शेट्टी है वो जीत गए कनाडा के ब्रायन यंग को हरा करके। और महिला एकल के अंदर बात जो है, महिला एकल के अंदर यदि हम बात करें तो आपके कौन थी, तन्वी शर्मा थी जो है आपके बेविन झांग से हार गई थी। तो तन्वी शर्मा और आपके आयुष शेट्टी है वो यहाँ पर जो है इनके तरफ से खेलने के लिए गए थे भाई। उसके बाद में देखो आप यूएस चेस आपके मास्टर्स 2025 की बात करें, जो है ये खिताब आपके किसने जीता था, तो ये आपके जो है आर प्रज्ञानंदा ने ये खिताब जीता था। इसका जो है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की यदि बात करें, आर प्रज्ञानंदा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित
आपके कहाँ पर हुआ था, ये ताशकंद में हुआ था भाई। जो है यूजेड चेस कप मास्टर्स खिताब का इन्होंने जीत लिया है, और इनकी इस वर्ष में तीसरी बड़ी क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिता इन्होंने जीती है भाई। 19 वर्षीय आपके प्रज्ञानंद की लाइव फीडे रेटिंग आपके 2778 हो चुकी है, और वे विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं भाई। साथ ही भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, यानी आर प्रज्ञानंदन जो है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है, और विश्व स्तर के कौन से अब चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं ये। और इन्होंने जो है आपकी यूजेड चेस जो कप मास्टर्स है वो खिताब जीता है। तो ये प्रश्न आपके आता है कि ये खिताब है जो हाल ही में किसने जीता है। उसके बाद में यदि बात करें एनईजीडी द्वारा, आपके एनईजीडी द्वारा सरकारी अधिकारियों के लिए, ठीक है, सरकारी अधिकारियों के लिए एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संस्थान में शुरू किया गया है। तो इसका जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा भाई, किस संस्थान में शुरू किया गया है, ये आपके आईआईटी दिल्ली में किया गया है, से इसका आंसर हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली के अंदर है वो, इसको जो है शुरुआत की गई है भाई। उसके बाद में देखो कि भारत में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रशिक्षण शुरू किया। आईआईटी दिल्ली के प्रबंधन अध्ययन विभाग में आयोजित इस पहल का उद्देश्य क्या है, केंद्रीय और राज्य विभागों के सरकारी अधिकारियों को आवश्यक एआई ज्ञान व शासन सार्वजनिक सेवा वितरण, यानी क्या है, सरकारी अधिकारियों को क्या है, ज्ञान उपलब्ध करवाना था, तो आईआईटी दिल्ली हो गया भाई इसका। उसके बाद में देखो जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग किसके संयुक्त इकाई सहायक इकाई है, तो ये भाई आपके किसकी है, जेएफएसएल ब्लैक रॉक इन्फो की है, और ये इनकी सहायक इकाई है। यानी ये तो जो है अपना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो है आपके कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं हम। फेयरफैक्स कंपनी ने भारत के किस पूर्व अधिकारी को वरिष्ठ सलाहकार है वो नियुक्त किया भाई। फेयरफैक्स कंपनी ने भारत के किस पूर्व अधिकारी को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो आपके किसको क्या है, अमिताभ कांत को क्या भाई, किसको क्या है, आपके अमिताभ कांत को है वो वरिष्ठ सलाहकार इन्होंने नियुक्त किया है। तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने भारत के पूर्व G20 शेरपा इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, G20 शेरपा, और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया भाई इन्होंने। उसके बाद में बात करें यदि हम, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड किस क्षेत्र के लिए समर्पित भारत की पहली एनबीएफसी है भाई, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये भी हम थ्योरी में भी जो है लगभग सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की यदि बात करें तो ये किस क्षेत्र के लिए भारत की पहली क्या है, एनबीएफसी है, तो ये आपको बताना है। ये मैंने आपको पहले बताया था समुद्री क्षेत्र की है, नाम से स्पष्ट सागरमाला फाइनेंस है, तो ये समुद्री क्षेत्र की पहली आपके एनबीएफसी है। उसके बाद में यदि बात करें, ये तो हो गए समुद्री क्षेत्र की, और उसके बाद में संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन मूल्यांकन 2020 से 25 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है भाई, तो यहाँ पर जो है आपका कौन हो जाएगा, केरला हो जाएगा। संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन मूल्यांकन में, संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन मूल्यांकन में 2020 से 25 के मध्य जो है कौन सा राज्य सर्वप्रथम रहा था, तो केरला रहा था। और उसके बाद में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कौन सा भाई, ये तो आपके कौन सा हो गया, केरला हो गया। केरल के राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रोटेक्टेड एरियाज प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन आपके ME 2020-25 की जो रिपोर्ट है उसमें भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला क्या राज्य घोषित किया गया भाई। यह मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। केरल को जो आपके 76.22% स्कोर मिला, और ये एकमात्र राज्य है जिसे बहुत अच्छा रेटिंग प्राप्त हुआ है भाई, ठीक है। ये आपके 27 जून को ये रिपोर्ट जारी हुई थी, केरल को यहाँ पर सर्वोत्तम राज्य का स्थान मिला। उसके बाद में बात करें अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस की नींव किस रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ में रखी गई थी, तो ये आप मानो कि स्टेट दैट ट्रॉपिक्स रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट दैट ट्रॉपिक्स रिपोर्ट इसका आंसर हो जाएगा भाई। यानी बात करें कि हर साल 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस है वो मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इसका 9वां वार्षिक आयोजन था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में इस दिवस को घोषित किया था ताकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असीम विविधता को, ये ठीक है भाई, अपने जो है थ्योरी अपने को ज़्यादा काम की नहीं है, और 2014 को प्रकाशित स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट से इसकी शुरुआत पड़ी है। तो ये आपके क्या है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस है, ये आपके 29 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना। उस रिपोर्ट का नाम स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट है भाई। उसके बाद में बात करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम है उसका आपके
मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपकी क्या है, जनजातियों जो योजनाएं हैं, जनजाति जो संबंधित योजनाएं हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आपके क्या करना, जो भी अधिकारी है उनको प्रशिक्षित करना, इसका सही आंसर होने वाला भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और आदिवासी के विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की क्या है, शुरुआत की थी भाई। ये एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य क्या है भाई, फील्ड स्तर के अधिकारियों को प्रेरित कर, प्रशिक्षित कर जनजातीय कल्याण क्रियाओं को मजबूत बनाना भाई। ठीक है, नाम से अपने जो है स्पष्ट है, हमने पढ़ लिया था। इसकी घोषणा नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित आदि अन्वेषण राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पर की गई थी। आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आपके आदि अन्वेषण जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन आपके कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन आपके कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, आदि आयोजन का भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यदि हम बात करें, अगला है हमारा बिग ब्यूटीफुल बिल। ठीक है, बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश की संसद में पारित किया गया भाई। ठीक है, बिग ब्यूटीफुल बिल है, ये आपके अमेरिका की संसद में पारित किया गया था। आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर है वीडियो के अंदर, उनके लिए ये चीजें काम की है भाई, बिग ब्यूटीफुल बिल। और 4th ग्रेड के लिए ये जो है इंटरनेशनल वाला पर्सन है, आपको याद नहीं रखना है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन ने सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की का बिग ब्यूटीफुल बिल है वो पारित कर दिया है। इस विधेयक में पक्ष में 51, विरोध में 49 मत पड़े हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी जीत बताया। और यह विधेयक आपके कर और खर्चों में कटौती से जुड़ा है भाई। ठीक है, यानी आपके जो आपके कौन सा बिग ब्यूटीफुल बिल है, ये आपकी किससे जुड़ा है, ये आपके कर और खर्चों में कटौती से जुड़ा है भाई। ठीक है, यानी इस विधेयक में सेना और सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाने का प्रावधान है ताकि अवैध प्रवासियों के अमेरिका में प्रवेश पर क्या है, रोक लगाई जा सके। इसका मेन उद्देश्य था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का जो है आपका उद्घाटन वो कहां पर किया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना। पटवारी में नहीं आया, हो सकता है आगे पूछ ले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई निजामाबाद, तेलंगाना। ठीक है, निजामाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय। और जैसे देखो अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया तेलंगाना के निजामाबाद में, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर तो उन्होंने कहा है कि केंद्र हल्दी किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2030 तक हल्दी का $1 अरब का निर्यात का लक्ष्य है भाई। उसके बाद में देखो आप हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो आपके किसने जीता भाई। हॉकी इंडिया आपके मास्टर्स जो कप है उसके अंदर पुरुष वर्ग का खिताब आपके किसने जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु ने जीता भाई। कौन ही सही आंसर है इसका आपका सही होने वाला है। उसके बाद में आप देखो कि हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 याद रख लेना, फाइनल रोमांचक मुकाबले के साथ में संपन्न हो गया है। तमिलनाडु की हॉकी टीम है वो आपके पुरुषों का खिताब इसमें जीत चुकी है। और ओडिशा की हॉकी एसोसिएशन ने महिलाओं का खिताब जीता है भाई, यानी पुरुष। ठीक है, पुरुष का खिताब आपके किसने जीता है, तो आप याद करोगे सर तमिलनाडु ने जीता है। और आपके ओडिशा का जो है आपके किसने जीता है, तो ओडिशा का भी आप याद रखोगे भाई, जो है सॉरी महिलाओं का। ठीक है, महिलाओं का किसने जीता है, ओडिशा ने जीता है। तो दोनों चीज याद रखनी है, पुरुषों का तमिलनाडु और आपके महिलाओं का ओडिशा। ठीक है भाई, पुरुषों का हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, पुरुष आपके तमिलनाडु, महिला आपके ओडिशा। ध्यान में रखना, पुरुष तमिलनाडु, महिला ओडिशा। तमिलनाडु ने आपके महाराष्ट्र को हराया और वहीं चंडीगढ़ ने ओडिशा को हरा करके तीसरा स्थान है वो हासिल किया भाई। ठीक है, जबकि ओडिशा की हॉकी एसोसिएशन ने महिलाओं का खिताब जीता था। अच्छा, पुरुषों की श्रेणी के अंदर ओडिशा ने जो है आपके चंडीगढ़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया भाई, ओडिशा को हराया था। चलो महिलाओं की बात करें तो फाइनल में महिलाओं ने आपके ओडिशा की महिलाएं जीती और पंजाब को हराया था, यानी ओडिशा वर्सेस पंजाब हुआ था महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर तमिलनाडु वर्सेस महाराष्ट्र हुआ था। तो पुरुषों में महाराष्ट्र हार गया और महिलाओं के अंदर पंजाब हार गया, तमिलनाडु और ओडिशा जीत गई। ठीक है, तीसरे स्थान का जो है अपने कोई ध्यान नहीं रखना है, अपने तो महिला और पुरुष का, पुरुष तमिलनाडु और महिला ओडिशा, ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखो आप मेलबर्न स्थित शोधकर्ताओं द्वारा विकसित है कार्डियक आपके ऑर्गेनाइड्स किस बीमारी के उपचार में मदद कर सकते हैं, यानी कहां पर कौन
किस देश के या फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो शोधकर्ता है उनके द्वारा आपके एक कार्डियक ऑर्गेनॉइड्स जो है आपके विकसित की गई थी, उनके जो है वो आपके किस बीमारी के आपके उपचार में मदद करेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा किस बीमारी के उपचार में ये मदद करेगा। तो ये जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आपको कार्डियक दिया हुआ है तो आपको क्या है कार्डियोमायोपैथी, यानी आपके डिस्मलोप्लाकिन कार्डियोमायोपैथी, ये तो नाम से ही स्पष्ट है आपके। तो इसमें जो है ध्यान रखें कि ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में वयस्क हृदय की मांसपेशियों की तरह विकसित हृदय आपके उत्तक विकसित किए गए हैं, जो बच्चों में आनुवंशिक हृदय रोगों के उपचार के लिए एक बड़ी सफलता है भाई। मानव स्टेम कोशिकाओं से निर्मित इन कार्डियक ऑर्गेनॉइड्स को आपके व्यायाम का अनुकरण करने वाले जैविक संकेतों का उपयोग करके परिपक्व किया गया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी किसने की है, ऑस्ट्रेलिया की है या फिर मेलबर्न ने की है। उल्टा भी आ जाता है कि हाल ही में किस देश ने है इसका अनुसंधान किया है या जो है इसकी खोज की है। तो आपको देश का नाम याद रखना है, उल्टा भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा भाई। भारत ने मोजाम्बिक को आपके जून 2025 में कितने लोकोमोटिव इंजन भेजे थे। तो भारत ने जो है आपके 2 इंजन भेजे थे भाई। भारत ने मोजाम्बिक को आपके कितने 2 इंजन है वो भेजे थे। उसके बाद में देखो भारतीय रेलवे ने हाल ही में अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को 2 लोकोमोटिव इंजन है उसका निर्यात किया है, जिनका निर्माण बनारस लोकोमोटिव वृक्ष है वाराणसी द्वारा उसके द्वारा किया गया था भाई। ठीक है, लोकोमोटिव को भारतीय रेलवे निर्यात एजेंसी राइट्स जो है आपके पूर्व में रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज थी उनके द्वारा भेजा गया था। जो है आपको ये तो कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है, बस बाकी इतना ध्यान में रखना है कि आपके कहाँ पर भेजा गया है, मोजाम्बिक भेजा गया भाई। उसके बाद में देखो मंझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड ने श्रीलंका की किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया भाई। ठीक है, मंझगांव डॉक आपके शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड कंपनी है, श्रीलंका की जो कोलंबो डॉकयार्ड है उसका इन्होंने क्या है अधिग्रहण कर लिया भाई। इसमें क्या था, जैसे देखो कि ये आपके युद्धपोत और पनडुब्बी बनाने वाली देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कौन सी है, आपके मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने श्रीलंका के जो कोलंबो डॉकयार्ड है उनका क्या अधिग्रहण कर लिया भाई। श्रीलंका की कंपनी में 51% की निर्णायक हिस्सेदारी के लिए ये सौदा आपके क्या है 442 करोड़ रुपए में हुआ। इसमें जापान के ओनोमिशी डॉकयार्ड के शेयरों की खरीद भी शामिल है भाई। यानी ओनोमिशी डॉकयार्ड ने कोलंबो डॉकयार्ड से बाहर निकलने का फैसला किया। इसके अलावा मंझगांव डॉक लिमिटेड श्रीलंका की कंपनी द्वारा जारी नई प्रतिभूति क्या है खरीदेगी भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो है कोलंबो डॉकयार्ड को खरीदा है। उसके बाद में रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव का आयोजन है वो किस स्थान पर हुआ। जैसे मणिपुर के अंदर सिरुई लिली का जो है आपका आयोजन हुआ था, वैसे ये आपका रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव है, इसका आयोजन आपके किस स्टेट में हुआ है या फिर किस सिटी में हुआ है। तो आपके शिलोंग है आपकी मेघालय की राजधानी, वहां पर जो है इसका आयोजन हुआ था शिलोंग के अंदर। रासोंग और शिलोंग ऐसे याद कर लें भाई कनेक्ट करके। और शिलोंग हो गया मेघालय में 2 दिन का रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आपके कौन सा सोसोथाम ऑडिटोरियम में संपन्न हो गया। इस महोत्सव में 12 राज्यों के जनजातीय समुदायों के लोगों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य का क्या है प्रदर्शन किया है। पूर्वोत्तर के अलावा महाराष्ट्र के भी गए लोग, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश की जनजातीय समुदाय के कलाकार भी वहां पर गए थे भाई। ठीक है, हमारे राजस्थान से भी गए थे। उसके बाद में देखो गढ़वाल राइफल्स के 23वें कर्नल ऑफ द रेजिडेंट कौन बने। गढ़वाल आपके राइफल्स के 23वें कर्नल ऑफ द रेजिमेंट्स कौन बने। तो आपका जो है लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा है वो आपके कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बने थे भाई। ठीक है, 23वें। उसके बाद में देखो ये हो गया, और इन्होंने जो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि का स्थान लिया है। उसके बाद में देखो ऑपरेशन चक्कर 5 कौन सा भाई। ऑपरेशन चक्कर 5 के अंतर्गत सीबीआई ने किस प्रकार के बैंक खातों का भंडाफोड़ किया भाई। सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन चक्कर 5 था, और इन्होंने जो है म्यूल बैंक खाते, जो म्यूल प्रकार के बैंक खाते थे उनका क्या है इन्होंने भंडाफोड़ किया था भाई सीबीआई ने ऑपरेशन चक्कर 5 के तहत में। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो है सीबीआई साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया था, और इसके लिए इन्होंने जो है ऑपरेशन चक्कर 5 है उसके तहत 5 राज्यों में तलाशी इन्होंने शुरू की। यानी नाम क्या रखा ऑपरेशन चक्कर 5, यानी 5 राज्यों के अंदर इन्होंने तलाशी की। और वो कौन से राज्य हैं, एक तो पर राजस्थान ही है,
दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं आपके, इन 5 राज्यों में इन्होंने सीबीआई ने ये आपके अभियान चलाया था, ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन चक्कर 5। ठीक है, ये साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए अपराधियों द्वारा उगाई गई रकम धन का शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग कर सफेद करने के लिए देश भर के विभिन्न बैंकों में करीब 8 लाख जो है आपके म्यूल खाते खोले गए थे। तो इसके लिए यह आपका हुआ था। उसके बाद में देखो, भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है भाई। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया था उन आंकड़ों के अंदर कि जो भारत ने आपके कितने प्रतिशत की कमी आपके दर्ज की थी मृत्यु दर में। तो ये आपके 78%, कौन से 78% की जो है आपके मृत्यु दर में कमी आपके की थी। जैसे देखो, भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 61% की तुलना में आपके 78% की कमी दर्ज की। यानी वैश्विक स्तर पर कमी कितनी हुई, 61 हुई, लेकिन भारत में जो है आपकी कितनी हुई, 78% की कमी हुई है। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट किसकी है भाई, किसने जारी की है, तो आपके संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर आपके जो है इनकी एक अनुमान रिपोर्ट थी, उनके आधार पर नवजात मृत्यु दर में भी आपके वैश्विक स्तर पर 54% की जो है कमी हुई, लेकिन यहां पर आपकी कितनी 70% की कमी आई है। यानी आपके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की 78 और नवजात की बात करें तो उनकी है 70%। उसके बाद में टीकाकरण के सुधार पर नियंत्रण ध्यान दिया, और यह जो है वो आपके कारण लिखे हुए हैं। और टीकाकरण अभियान के निरंतर कार्यान्वयन के कारण भारत की कुल जनसंख्या में 0 डोज वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों का प्रतिशत भी 2023 में 0.11% से घट करके 2024 में क्या हो गया, 0 आपके 0.6% हो गया भाई। अगला प्रश्न देखो आपके, हाल ही में जून 2025 में पराग जैन को किस भारतीय खुफिया एजेंसी का आपके जो है प्रमुख नियुक्त किया है। पराग जैन को, तो भाई पराग जैन को आप सभी को पता है रो जो है, ठीक है, रो का आपके क्या है प्रमुख नियुक्त इनको किया गया है। यानी केंद्र सरकार ने आपके पंजाब कैडर के 1989 के जो आईपीएस अधिकारी है पराग जैन, उनको भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का नया प्रमुख है, इनको नियुक्त किया गया है भाई। ये रवि सिन्हा की जगह लेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पराग जैन 1 जुलाई से 2 साल के लिए आपकी जिम्मेदारी संभालेंगे। पराग जैन को आतंकवाद निरोधक विशेषज्ञ आपके माना जाता है भाई। यानी अगले 2 साल तक आपका रो का जो प्रमुख कौन है, पराग जैन है, इसको आप याद रखिए भाई, ठीक है। और इनको जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में उनकी गहरी समझ और पकड़ है भाई। ये आतंकवाद निरोधक विशेषज्ञ भी रहे हैं। उसके बाद में देखो 17वां आपके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजन किया गया था। 70th आपके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था, तो ये आपके किया गया था रियो डे जनेरिया के अंदर। कहाँ किया गया था भाई, रियो डे जनेरिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पर बात करें हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने घाना, त्रिनाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील व नामीबिया में 8 दिन के दौरे पर रहेंगे भाई। ठीक है, किन देशों में जो है रहेंगे, आपके घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया में 8 दिन के दौरे पर रहेंगे। और अगले महीने की 2 से 3 तारीख तक घाना का दौरा करेंगे। फिर आपके ये जो है जून का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये जुलाई की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, ये जुलाई की बात कर रहे हैं। तो ये जो है आपके घाना की पहली यात्रा होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की इस बार जो है घाना की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मोदी जी ने 3 से 4 जुलाई तक में आपके त्रिनिदाद एवं टोबैगो की आधिकारिक यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के तीसरे चरण में मोदी जी 4 से 5 जुलाई को आपके अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे। और प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति आपकी मिली के साथ में द्विपक्षीय यात्रा होगी। उसके बाद में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील की यात्रा करेंगे। 17वां ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरिया में आपके आयोजित किया जाएगा। और अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 9 जुलाई को आपके नामीबिया की यात्रा पर जाएंगे। और यह प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा होगी। यानी यहाँ पर जो है 8 दिन की इन्होंने यात्रा की, जिसके अंदर घाना की पहली यात्रा होगी। सबसे पहले घाना से शुरू करेंगे, वहां पर पहली यात्रा होगी, और सबसे अंत में नामीबिया से पूरी करेंगे, वहां पर भी इनकी पहली यात्रा होगी। यानी ये क्या है, अफ्रीकी देशों की यात्रा भाई। और यहाँ क्या है, यहाँ पर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, जब G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया तो अफ्रीकी देशों को शामिल किया है। उसके बाद में मोदी जी की यह क्या है, एक जो है बड़ी यात्रा है,
लगभग जो है अफ्रीकी देशों के अंदर ये जाकर के आएंगे, सभी से जो है वार्ता करके आएंगे। तो ये जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना कि घाना में पहली बार गए हैं और आपके नामीबिया के अंदर पहली बार गए हैं भाई। हालांकि हम जुलाई में और पढ़ेंगे क्योंकि ये तो जुलाई में जाएंगे। अगला देखो, 78वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कुल पदकों के आधार पर कौन सा राज्य है वो शीर्ष पर रहा था। यानी ये जो है आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे आपके जितने भी नेशनल आपके इस जो है आपके स्पोर्ट्स है, यानी 78वीं जो सीनियर जो आपके स्पोर्ट्स है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप, ये आरपीएससी फेवरेट है। और यहाँ पर आपके टॉप कौन रहा था, यहाँ पर आपके जो है कर्नाटका रहा था। कौन रहा था भाई, कर्नाटका टॉप पर रहा था आपके 78वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में। कर्नाटक है वो टॉप पर रहा था। कर्नाटक के शॉन गांगुली ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर व्यक्तिगत मेडल में क्या जीता भाई, स्वर्ण पदक अपने नाम किया। किसने किया था, शॉन गांगुली ने। ये कहाँ का है, कर्नाटक है भाई। 4 मिनट 24.64 सेकंड का समय लिया। कर्नाटक 41 पदों के साथ में पदक तालिका में जो है वो आपके शीर्ष पर रहा था। ठीक है, कर्नाटक ने 16 आपके गोल्ड, 11 रजत और 14 कांस्य जीते थे। कुल पदकों में 10 स्वर्ण। और आपके ये क्या है, महिला तैराकों ने अपनी इनके महिला ने जीता। उसके बाद में आपके तमिलनाडु थी और दूसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु। और महाराष्ट्र जो है आपके 5 गोल्ड के साथ में तीसरे स्थान पर रहा। यानी कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये रहा। पे तैराकी की बात करें यहाँ पर सीनियर तैराकी की 78th की। उसके बाद में देखो जूनियर अंडर 17 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। कौन सा भाई, जूनियर अंडर 17 है और राष्ट्रीय मुक्केबाजी यदि चैंपियनशिप है, उस चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज, ठीक है, कौन भाई, सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ जो मुक्केबाज है वो आपके कौन था, लेंचेनबा सिंह था। कौन था भाई, लेंचेनबा सिंह था। यानी जूनियर अंडर 17 आपके राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज आपके लेंचेनबा सिंह था। और ये आपके क्या, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जो है रोहतक में जूनियर, ये कहाँ पर हुआ था भाई, रोहतक में हुआ था। और जूनियर अंडर 17 लड़के और लड़कियों की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप दोनों खिताब जीते हैं। किसने जीते भाई, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जो है आपके रोहतक के अंदर ये पुरुष और लड़कियों और लड़कों का अंडर 17 का था, जूनियर का था, लेकिन दोनों ही खिताब किसने जीता है, आपके सर्विसेज ने जीता है। और ये कौन सी टूर्नामेंट थी, ये राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी अंडर 17 की। उसके अंदर जो है आपके दोनों ही सर्विसेज ने जीता है, ये ध्यान में रखना। लड़कों के वर्ग में मणिपुर के लेंचेनबा सिंह को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार मिला है। तो ये लेंचेनबा सिंह कहाँ के भाई, मणिपुर के हैं और इनको जो है सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार मिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा बहुत। उसके बाद में देखो, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा हाल में ही शुरू की गई आपकी स्कॉलरशिप योजना का आपके क्या नाम रखा गया भाई। ठीक है, तो इनका जो है नाम रखा था इन्होंने टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम। कौन रखा था भाई, कौन सा नाम रखा था इन्होंने, आपके टॉप नेशनल्स प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम है, इन्होंने नाम रखा था। ये कौन सा है भाई, शतरंज महासंघ ने इनका नाम रखा था। उसके बाद में यदि बात करें हम, शतरंज का हो गया ये, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड जो स्कीम है इन्होंने नाम रखा था। इस योजना का उद्देश्य क्या है, भारत के होनहार युवा शतरंज खिलाड़ियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना जो अंडर 7 से अंडर 19 आयु वर्ग के तक फैली हुई भाई। ठीक है, इस पहल के तहत हर तिमाही में 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान कर उन्हें भविष्य के चैंपियन के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी हर तीसरे माह, हर तिमाही में इनको 60,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की है वो आपके आर्थिक सहायता दी जाएगी। उद्देश्य क्या है, 7 वर्ष से अंडर 7 से अंडर 19 आयु वर्ग तक के जो है आपके शतरंज खिलाड़ी तैयार करना भाई। उसके बाद में देखो आप, अगला जो अपना प्रश्न है, सुगम्य, कौन सा भाई, सुगम्य भारत ऐप किस मंत्रालय द्वारा है वो विकसित किया गया आपका। ठीक है, सुगम्य भारत ऐप है जो किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है आपके। तो ये जो है आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका आंसर आपका बी होना चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें, ये आपके हो गया दिव्यांगजनों और बुजुर्ग नागरिकों की सुविधा के लिए सुगम्य भारत ऐप का है वो ऐप को नया रूप दिया है। यानी सुगम्य भारत ऐप किससे संबंधित है भाई, आपके दिव्यांगजनों और बुजुर्ग नागरिकों की सुविधा के लिए है। और आपके इसको जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्रालय ने 2021 में इस ऐप को क्या है लॉन्च किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो,
इफ्को ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित किया भाई? यानी इफ्को ने जो है अपना पहला नैनो, आपके पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक जो संयंत्र है वो आपके किस देश में लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो ये जो है इफ्को ने आपके ब्राजील के अंदर, इफ्को ने क्या किया, ब्राजील के अंदर अपना जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र का है संयंत्र स्थापित कर दिया है इन्होंने। और भारत के कृषि नवाचारों को वैश्विक मंच पर ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था यानी इफ्को ने ब्राजील में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह रणनीतिक पहल ब्राजील की कंपनी आपके नैनो जो फर्ट है उसके साथ में साझेदारी में की गई, जिसका उद्देश्य टिकाऊ और कुशल फसल आपके पोषण समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करना है भाई। उसके बाद में देखो 2025 में ब्रांड फाइनेंस इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे वैल्यूएबल ब्रांड आपके कौन बना? ठीक है, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड आपके कौन है? टाटा ग्रुप है जो आपकी सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। उसके बाद में देखो आप ये तो आपके हो गया ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट थी 2025 के अनुसार। टाटा जो समूह ने आपके 30 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर 31.6 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ में इतिहास रचा है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो ये कौन सा भाई, इकोन 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है भाई? ठीक है, इकोन 2025 का आयोजन आपके कहां पर हुआ है? आपके देहरादून के अंदर इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी भारतीय संरक्षण सम्मेलन, इकोन का क्या मतलब है? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 या फिर भारतीय संरक्षण सम्मेलन को क्या है, इकोन सम्मेलन 2025 भी बोलते हैं, और आईसीकॉन या फिर कुछ भी बोल दो। ठीक है, आपको आईसीकॉन या फिर आप कैसे याद रख लो कि भाई जो है आपको यहाँ प्रश्न सही होने से मतलब है हमारा भारतीय संरक्षण सम्मेलन। यदि पूछ ले कि कहाँ आयोजन किया गया था, 25 जून को वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड के अंदर हुआ था। तो आपको यदि पूछ ले कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था, तो आपके देहरादून के अंदर किया गया था। इतना आपको ध्यान रखना भाई। यहाँ पर जो है इस मंत्रालय के तहत हुआ है, जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के तहत में हुआ है, और यहाँ पर जो है ये तो अपने काम की नहीं है। उसके बाद में देखो आप सीबीएसई द्वारा 2026 से 27 से 70 से 10वीं कक्षा के लिए कौन सा नया निर्णय लिया गया भाई? तो आपको पता है सीबीएसई ने हाल ही में निर्णय लिया कि जो 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड क्या है, परीक्षा वर्ष में क्या है 2 बार आयोजित की जाएगी भाई। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2 बार आयोजन किया जाएगा 10th बोर्ड का। तो ये जो है सीबीएसई ने निर्णय लिया है, और आपके 2026 से 27 से ये लागू होगा। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की इन्होंने आपके घोषणा की है, जिसका उद्देश्य परीक्षा का दबाव कम करना और छात्रों को अधिक लचीलापन देना है। परीक्षा आपके फरवरी मार्च में होगी पहली परीक्षा, दूसरी आपकी कौन सी होगी, मई में होगी भाई। पहली परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी आपके, और दूसरी परीक्षा सुधार परीक्षा कहलाएगी। इंप्रूवमेंट जो है आपका टेस्ट है वो परीक्षा है वो कहलाएगा। दूसरी परीक्षा में वही छात्र बैठ सकते हैं जो पहली परीक्षा में कम से कम 3 विषय में पास हो। यानी जो पहली परीक्षा में कम से कम 3 विषय में पास हो और फिर उनको लगे कि उनके नंबर कम है क्या है, तो वो क्या है आपके इंप्रूवमेंट कर सकता है दूसरी परीक्षा के अंदर। तो 2 परीक्षा आपके सीबीएसई लेगी। पंजाब सरकार ने किस उद्देश्य से आपके डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने हेतु समझौता हस्ताक्षर पर किया था? तो भाई देखो पंजाब के अंदर क्या नशा ज्यादा है, तो नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए, ठीक है, पंजाब सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए डेटा इंटेलिजेंस और आपकी क्या है तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने हेतु समझौता किया है। उसके बाद में देखो आप ये नशीली दवाई हो गई, और ये आपके इन्होंने डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता हेतु समझौता किया है। राज्य सरकार और मोहाली के बीआर आपके अम्बेडकर चिकित्सा विज्ञान संस्थान अमृतसर के, ये चलो आपके पंजाब की बात हो गई। अपना जो है अपना इतना ही काम था नशे का। उसके बाद में देखो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया विद्या शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या भाई? ये भी अच्छा कार्यक्रम है। आपके जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उन बच्चों को सहायता देना, ठीक है, यानी आपके धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को क्या देना, सहायता देना। किसका उद्देश्य है? आपकी विद्या शक्ति क्या देना भाई, विद्या सीखने के लिए शक्ति प्रदान करना, धीमी गति से सीखने वाले को आपके सहायता प्रदान करना। विद्या शक्ति कार्यक्रम जो है आपके आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद में आप देखो ये तो हो गया भाई विद्या शक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। ऑनलाइन एक रिमेडियल पुण्य अध्ययन शिक्षा कार्यक्रम है। ये क्या है? एक ऑनलाइन रिमेडियल पुण्य अध्ययन शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है भाई, गणित विज्ञान अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों को आपके मुख्य विषय में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों में मदद देना है। उसके बाद में आप देखो अगला कॉन्वेक्स
3 अभ्यास किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था और देश द्वारा है वो आयोजित किया गया था? ये आपके IAEA और रोमानिया, ये IAEA और रोमानिया के जो है इन दोनों के मध्य ये आयोजन किया गया था। 24/2/2050 से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, ये क्या है? IAEA क्या भाई? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। उसने आपके रोमानिया के सहयोग से अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपके आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स जो है आपके 3, कॉन्वेक्स आपकी क्या है? कॉन्वेक्स 3 है, और वो आपके शुरू किया भाई, ठीक है। ये 36 घंटे लंबा चला था अभ्यास, रोमानिया के आपके यहाँ पर जो है हुआ था। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक गंभीर परमाणु दुर्घटना का परिदृश्य तैयार करता है। चलो, ये तो आपके क्या है? न्यूक्लियर का आपातकालीन अभ्यास के लिए हुआ है। तो इसके अंदर कौन शामिल थी? एक तो आपके अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी शामिल थी, और एक देश रोमानिया था। तो आपको इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा रोमानिया देश है, वो आपकी इंपॉर्टेंट है। बोनालू त्योहार, ठीक है भाई। एक अभी हमने पढ़ा था शिलोंग वाला सोरांग, और एक हमने पढ़ा था सिरुई लिली मणिपुर का। और ये क्या है? आपके बोनालू त्योहार है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है भाई? ठीक है, बोनालू जो त्योहार है, बोनालू त्योहार आपके मुख्य रूप से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना के अंदर, ठीक है। बोनालू तेलंगाना के अंदर है वो आपके मनाया जाता है। यानी बोनालू महोत्सव 2025 की शुरुआत 26 जून को हैदराबाद स्थित गोलकोंडा किले के श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में आपके किया गया था, और इस अवसर पर हजारों भक्तों ने भाग लिया। राज्य सरकार द्वारा 20 करोड़ की अनुदान की राशि, प्रमुख नेताओं की उपस्थिति वगैरह। चलो, ये तो जो है अपने को तो ध्यान क्या रखना है, ये एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना, विशेष रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाता है भाई, ठीक है। श्रद्धालु मां काली को बोनम यानी चावल, गुड़, दही और नीम के पत्तों का मिश्रण क्या कहलाता है? बोनम अर्पित करते हैं, जिससे वे बीमारियों और आपदाओं से रक्षा करे भाई। तो यानी आपके बोनालू जो महोत्सव है वो आपके कहाँ पर आयोजन होता है? तेलंगाना के अंदर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, तेलंगाना और बोनालू। उसके बाद में देखो अगला, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया भाई? ठीक है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट है आपका, और ये केरल के अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, ठीक है। कौन सा प्रश्न आ जाए कि अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये केरला के अंदर है, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य केरला है, वहां पर भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है वो स्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप इसको। जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल अब भारत के पहले जो है तितली अभ्यारण्य का घर बन गया है। कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अब अरलम तितली अभ्यारण्य है वो रख दिया गया भाई, ठीक है। तो जो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल का, उसका नाम बदलकर अब अरलम तितली अभ्यारण्य है वो रख दिया गया है। और ये देश में अपनी तरह की पहली पहल है जो पश्चिमी घाट की हरियाली में फैले 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है भाई, ठीक है। और यहाँ पर 266 से अधिक तितली प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त क्या है प्रजातियां भाई। उसके बाद में बात करें कि पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ किस मंदिर की ओर जाते हैं? तो यहाँ पर आपके क्या है? पुरी जो जगन्नाथ यात्रा है वहां पर भगवान जो जगन्नाथ है वो आपके गुंडीचा मंदिर है उसकी ओर जाते हैं भाई। यानी यदि बात करें हम कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आपके शुरू हो गई थी, उसके लिए आपके पुरी के जगन्नाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। उसके बाद में देखो ये रथ महोत्सव श्री गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। ये द्वितीय तिथि को मनाया जाता है भाई, जो कि चंद्र मास के शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन होता है। और यहाँ पर जो है आपके प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए जो है प्रसिद्ध है। और क्योंकि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा अपने निवास 12वीं शताब्दी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए 9 दिवसीय प्रवास निकलने की तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपको गुंडीचा मंदिर की ओर ये जाते हैं। उसके बाद में IIT BHU के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पोटेशियम फेरिक ऑक्जेलेट नैनो पार्टिकल्स, ठीक है भाई। पोटेशियम फेरिक ऑक्जेलेट नैनो पार्टिकल किस उद्देश्य के लिए है वो आपके उपयोग किया गया है? तो IIT BHU के वैज्ञानिक ने रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए भाई, ठीक है। IIT BHU के जो वैज्ञानिक है उन्होंने रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए आपके पोटेशियम फेरिक ऑक्जेलेट नैनो पार्टिकल है वो आपके जो है उस पर काम किया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और BHU के बायोमेडिकल इंजीनियरिंगों ने एक खास तरह के नैनो पार्टिकल्स वो क्या है आपके विकसित किया भाई। तो ये क्या है? नैनो पार्टिकल्स क्या करेंगे? खून के थक्के बनने से रोक सकते हैं और आपके थ्रोम्बोबोटिक विकारों यानी खून के थक्के से जमने से होने वाली बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं भाई। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है।
IIT BHU। और भारत का पहला राज्य जो मोबाइल से ई वोटिंग शुरू करेगा भाई, ठीक है, भारत का पहला राज्य जो मोबाइल से ई वोटिंग शुरू करेगा, ये भी क्या है आपका अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है। मोबाइल से जो है आपकी ई वोटिंग कौन शुरू करेगा, तो यहां पर जो है आपके कौन शुरू करेगा भाई, बिहार। कौन करेगा भाई, बिहार जो है आपके शुरू करेगा। यानी बिहार राज्य है, यानी हाल ही में इलेक्शन कहां पर हुए थे, बिहार हुए थे, तो पहला राज्य जो मोबाइल से ई वोटिंग शुरू करेगा, तो ये शायद मैंने आपको थ्योरी के अंदर भी करवाया था कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने आधुनिक तकनीक की ओर एक और कदम बढ़ाया है, और यहाँ पर जो है इन्होंने मतदान और भी स्मार्ट और सुरक्षित सुलभ हो। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर मोबाइल के जरिए क्या होगी, ऑनलाइन वोटिंग होगी भाई। बिहार पहला राज्य बनने जा रहा है। ये ई वोटिंग आपके 28 जून को बिहार की नगरपालिका आम और उप निर्वाचन 2025 के लिए होगी। चलो भाई, कुल मिला के बात यह है कि जो है बिहार ने शुरू की है। उसके बाद में देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग 210 यानी NH 210 किस राज्य में क्या है आपके पूरी तरह निर्मित है, तो ये आपके किस में है भाई, ये आपके जो है सिक्किम राज्य में पूरी तरीके से ये आपके निर्मित है। उसके बाद में देखो, जो हमारा सॉल्यूशन है, सिक्किम एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सड़क और परिवहन राज्य राजमार्ग मंत्रालय ने जो है NH 210 राष्ट्रीय राजमार्ग 210 को है, इसको मंजूरी दी है भाई। ये आपके जो कहाँ पर है, सिक्किम में है। इतना आपको याद रखना है, बाकी ये जो है रामायण इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मेन बात याद रखनी है कि यह कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है। तो हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, इसके आगे जो है हम अगली क्लास में करेंगे भाई।